सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 2 को शुरू करेंगे और चैप्टर 2 हम लोग का जैव अणु का रहने वाला है। इससे पहले हम लोग कोशिका वाले चैप्टर को पूरी तरीके से 2 क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए और फिर जाके हम लोग का चैप्टर 2 जो है उसको आप कीजिएगा। तो चैप्टर 2 जैव अणु है। अगर इसमें सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना के बारे में पढ़ना है, प्लस इसके क्या कार्य हैं, फिर क्या प्रोटीन और वसा को पढ़ना है, विटामिन को पढ़ना है और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है, फिर एंजाइम को पढ़ना है, हार्मोन के बारे में पढ़ना है जिसमें से हम लोग का पौधे के हार्मोन और हम लोग का जो जीव का हार्मोन है दोनों को पढ़ना है। यानी कि हम लोग का जो जैव अणु का चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया और हार्मोन हो गया, इसके साथ साथ एंजाइम, इन सभी चीज़ों को हम लोग को चैप्टर 2 में कंप्लीट करना है। तो इस क्लास को हम लोग जो जितना सिलेबस है इसको हम लोग 2 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अगर 2 क्लास में हो जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा तीसरी क्लास भी इसके लिए आएगी। तो आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग मुख्य रूप से प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे और अगला क्लास में हम लोग विटामिन या फिर आगे जो भी हार्मोन्स और एंजाइम होंगे उनके बारे में हम लोग करेंगे। तो मुख्य रूप से आज हम लोग 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक वसा हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है क्या है, जैव अणु है। तो जैव अणु क्या है? तो जैव अणु उन समस्त अणुओं को कहा जाता है जो किसी भी जीव में पाए जाते हैं। देखिए इसको हम पहले समझते हैं क्या है जैव अणु। तो सबसे पहले हम लोग का अणु होगा और अणु को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो अणु क्या होता है कि ये हम लोग का भूपर्पट्टी में भी पाया जाता है और बहुत सारे जीवों की कोशिका में भी पाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग अगर भूपर्पट्टी की बात करेंगे, हम लोग भूपट्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अणु होता है वो हम लोग का मुख्य रूप से क्या होता है, Na हो गया, सोडियम हो गया हम लोग का, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो जाएगा हम लोग का, इसके अलावा हम लोग का कार्बन हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सारे हम लोग का जो अणु होगा ये सब मुख्य रूप से हम लोग का भूपर्पट्टी में पाया जाएगा। इसके अलावा एक होता है क्या, जो कि जीव की कोशिका में पाया जाता है, जीव की कोशिका में पाया जाता है। और इन अणु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये जीवों के शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं, शरीर निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो अणु क्या होगा, दो तरीके से पाया जाता है। एक तो भूपर्पट्टी में पाया जाता है जो कि मुख्य रूप से भूपर्पट्टी की संरचना या फिर उसके निर्माण होने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, और उसी प्रकार से एक अणु होता है जो कि हम लोग का जीवों की कोशिका में पाया जाता है, जो कि जीवों के शरीर के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे जैव अणु क्या होता है, तो यही वाला जो पोर्शन है यही हम लोग का आता है जैव अणु के अंतर्गत। तो जैव अणु क्या हो गया, तो जो जीव के शरीर में जो अणु पाए जाते हैं जो कि जीवों के शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं या फिर उनके शरीर के अलग अलग क्रियाकलाप में सहायक होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का जैव अणु कहलाता है। देखिए इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि जैव अणु जो है, जैव अणु यानी कि जैव शरीर जैव शरीर में पाए जाने वाले वे अणु जो जीव शरीर का निर्माण और जो जीव शरीर का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, अलग अलग क्रियाकलाप तथा विभिन्न शरीर क्रियाकलाप या फिर शारीरिक क्रियाकलाप, विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप में सहायक होते हैं। वही क्या कहलाता है, हम लोग का जैव अणु कहलाता है। तो क्या हो गया, हम लोग का सबसे पहले अणु आता है जो कि हम लोग का भूपर्पट्टी में भी पाया जाता है और हम लोग का जीवों की कोशिका में भी पाया जाता है। तो जीवों की कोशिका में जो अणु पाए जाते हैं वे मुख्य रूप से जीवों के शरीर का निर्माण करने में या फिर उनके शरीर में अन्य प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें मुख्य रूप से सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो जैव अणु है उसका डेफिनेशन निकल के आता है कि जीव शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अणु जो कि जीव शरीर का निर्माण करते हैं या फिर जीव शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों में सहायक होते हैं, वही क्या कहलाता है, हम लोग का जैव अणु कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ पे जैव अणु किसको बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग का जो डेफिनेशन वहाँ पे है उसमें। तो जैव अणु क्या हो गया,
तो जैव अणु उन समस्त अणुओं को कहा जाता है जो किसी भी जीव में पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जीव होते हैं उन सभी में जो भी अणु पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जैव अणु बोलते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जीवों के शरीर का निर्माण करना या फिर उनके शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों को करने में सहायता प्रदान करना। तो वही क्या होता है हम लोग का जैव अणु कहलाता है। ये अणु जटिल कार्बनिक अणु होते हैं तथा इनका निर्माण सजीव जीवों के शरीर में होता है। ये सजीव के शरीर के विकास एवं रख रखाव हेतु आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, डीएनए एवं आरएनए प्रमुख जैव अणु हैं। कार्बनिक यौगिक की भांति इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। तो अब हम लोग जैव अणु का डेफिनेशन क्या था उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैव अणु में क्या क्या हम लोग को समझना है। तो क्या हो गया कि जैव अणु का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके प्रकार में आते हैं। जैव अणु का प्रकार, तो प्रकार में आएंगे तो यहाँ पे दो प्रकार का प्रकार होगा। एक हम लोग का होगा अकार्बनिक जैव अणु, अकार्बनिक अकार्बनिक जैव अणु, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कार्बनिक जैव अणु। ठीक है, तो अब हम लोग का अकार्बनिक जैव अणु जो है इसमें क्या होता है, अकार्बनिक जैव अणु में इसमें हम लोग का मुख्य रूप से क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो हम लोग का अनुपस्थित होता है। जबकि हम लोग का जो कार्बनिक जैव अणु है इसमें हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। तो वे सभी जैव अणु जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो हम लोग का अनुपस्थित होगा वो हम लोग का अकार्बनिक जैव अणु कहलाएगा। और जिसमें हम लोग का कार्बनिक जैव अणु होगा उसमें क्या होगा हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो हम लोग का उपस्थित होगा। जैसे अगर अकार्बनिक जैव अणु का अगर एग्जाम्पल का हम बात करेंगे तो हम लोग का सोडियम आ जाता है, इसमें हम लोग किसी प्रकार कोई भी कार्बन नजर नहीं आ रहा है। पोटेशियम हो गया हम लोग का, या फिर हम लोग का H2O आ जाता है। ये सब हम लोग का जो है ये मुख्य रूप से कार्बन रहित है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकार्बनिक जैव अणु कहते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग कार्बनिक जैव अणु का बात करेंगे जहाँ पे क्या होता है हम लोग का कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो हम लोग का उपस्थित होता है। जैसे कि अगर इसका अगर एग्जांपल का बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड को देख सकते हैं। और अमीनो एसिड जो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड क्या है, संरचना किस प्रकार से होता है। तो अमीनो एसिड को देखेंगे तो ये होता है हम लोग कार्बन होता है, एक साइड हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, दूसरा साइड हम लोग का NH2 हो जाएगा, और इधर हम लोग का H बॉन्ड होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग का एक प्रतिस्थापित ग्रुप होगा। तो ये सब हम लोग समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को दिख रहा है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो हम लोग का क्या होगा, कार्बनिक जैव अणु कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कार्बन की अनुपस्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक जैव अणु कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि जैव अणु को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। एक अकार्बनिक जैव अणु जहाँ पे कार्बन हम लोग का नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, और कार्बनिक जैव अणु जहाँ पे हम लोग का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आगे हम लोग का आता है क्या, कार्बनिक जैव अणु जो है इसको भी दो कार्बनिक जैव अणु हम लोग का ये वाला जो सेकंड वाला है कार्बनिक जैव अणु, इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए बहुत सारा चीज़ है, डायग्राम फ्लो डायग्राम जैसे हम बता देंगे तो आप लोग उसको अपने नोट्स में उसको ऐड करते जाइएगा, क्योंकि फ्लो डायग्राम जो है PDF जो देंगे उसमें बनाना संभव नहीं था मेरे लिए, तो इसीलिए हम उसको क्लास में बताएंगे, आप लोग उसको नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग का कार्बनिक जैव अणु, कार्बनिक जैव अणु ये क्लियर हो गया कि जहाँ पे हम लोग का क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा वो कहलाएगा हम लोग का कार्बनिक जैव अणु कहलाएगा। अब कार्बनिक जैव अणु का अगर बात करेंगे तो इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। तो दो कैटेगरी क्या क्या होगा हम लोग का, तो पहला जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा, पहला हम लोग का आएगा सूक्ष्म जैव अणु, पहला सूक्ष्म जैव अणु, और दूसरा जो होगा वो हम बृहद जैव अणु, बृहद जैव अणु। क्लियर है। यहाँ पे कार्बनिक जैव अणु को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक सूक्ष्म जैव अणु यानी कि हो जाएगा माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, दूसरा हम लोग का बृहद जैव अणु जिसको हम लोग मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। तो सूक्ष्म जैव अणु किसको बोलेंगे, तो वैसा जैव अणु जिसका जो आकार होगा, वैसा अणु जिसका आकार जो होगा वो हम लोग का 1 नैनोमीटर से कम होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। और क्या होगा, इसका जो आणविक भार होगा, इसका आणविक भार यानी कि सूक्ष्म जैव अणु का आणविक भार जो होगा
वो हम लोग का 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन इससे कम होना चाहिए। डाल्टन क्या है, तो यहाँ पे मेजर करने का यूनिट है। तो सूक्ष्म जैव अणु किसको बोलेंगे हम लोग, जिसका आकार जो होगा वो आकार हम लोग का 1 नैनोमीटर से हम लोग का क्या होगा, छोटा होगा, प्लस क्या होगा, उसका आणविक भार जो होगा वो हम लोग का 1000 डाल्टन से कम होगा। तो वो सभी अणु को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जैव अणु कहेंगे। इसके अलावा आता है हम लोग का क्या, वृहद जैव अणु आता है। तो वृहद जैव अणु क्या होगा, तो वैसा जैव अणु जिसका आकार जो होगा, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से क्या होगा, ज़्यादा 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। और अगर इसका आणविक भार का बात करेंगे, आणविक भार, तो आणविक भार जो होगा वो हम लोग का 1000 डाल्टन से क्या होगा, अधिक होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृहद जैव अणु, माइक्रो बायोमोलिकुल्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो जो सूक्ष्म जैव अणु होगा वो क्या होगा, हम लोग का आकार में 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, और जो वृहद जैव अणु होगा वो हम लोग का आकार में 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं तो और अच्छा से समझ पाएंगे हम लोग इसको। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो गया, अमीनो एसिड। इसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मोनोसैकेराइड हो जाएगा, मोनोसैकेराइड। और साथ ही साथ हम लोग, ठीक है, यहीं पे ये 2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो अमीनो एसिड हो गया और मोनोसैकेराइड हो गया। तो अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का सबसे छोटा इकाई होता है, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या होते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसको अभी हम लोग आने वाले टाइम पे, मतलब इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या करते हैं, हम लोग का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अमीनो एसिड क्या है हम लोग का, तो सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत अमीनो एसिड आता है। यानी कि बहुत सारे सूक्ष्म अणु मिलके क्या करेंगे, एक हम लोग का वृहद जैव अणु का निर्माण करेंगे। बहुत सारे सूक्ष्म अणु मिलकर क्या करेंगे, हम लोग का एक वृहद जैव अणु का निर्माण करेंगे। यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या करेंगे, एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। यानी कि प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग का वृहद जैव अणु के अंतर्गत आएगा। जबकि प्रोटीन का जो सबसे छोटा इकाई होगा अमीनो एसिड, वह क्या होगा, हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत आएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड जो होगा वो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड का सबसे छोटा इकाई होता है। यानी कि एक सैकेराइड जो होगा वो हम लोग का कहलाएगा मोनोसैकेराइड। और इसी प्रकार से बहुत सारे सैकेराइड मिलकर क्या करेंगे, हम लोग का पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो यानी कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे। तो पॉलीसैकेराइड क्या हो जाएगा, हम लोग का वृहद जैव अणु हो जाएगा। जबकि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा, हम लोग का वृहद जैव अणु हो जाएगा। और अमीनो एसिड और मोनोसैकेराइड जो होगा वो हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु यानी कि माइक्रो बायोमोलिकुल्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोग का जैव अणु के बारे में जितना भी जानना था वो हो गया। तो क्या हो गया, जैव अणु क्या हो गया, तो जीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अणु जो कि जीव शरीर का निर्माण करते हैं तथा उनके विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप में सहायक होते हैं, वही क्या कहलाता है, हम लोग का जैव अणु कहलाते हैं। अगर प्रकार का बात करेंगे तो 2 प्रकार है, एक अकार्बनिक जैव अणु और एक कार्बनिक जैव अणु। अकार्बनिक जैव अणु यानी कि जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का एब्सेंट रहता है, जबकि कार्बनिक जैव अणु वहाँ पे हम लोग क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग का उपस्थित रहेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ये सब हम लोग का मुख्य रूप से अकार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, कार्बनिक जैव अणु के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे कि हम लोग अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को दिख रहा है, तो ये हम लोग का कार्बनिक जैव अणु कहलाएगा। अब कार्बनिक जैव अणु को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक सूक्ष्म जैव अणु और एक हम लोग का वृहद जैव अणु हो जाएगा। तो सूक्ष्म जैव अणु क्या हो जाएगा, वैसा जैव अणु जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, प्लस उसका आणविक भार जो होगा वो हम लोग का 1000 डाल्टन से कम होगा। तो वो हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु होगा, जैसे कि अमीनो एसिड हो जाएगा और मोनोसैकेराइड हो जाएगा। वृहद जैव अणु की बात करेंगे तो आकार में क्या होगा, इसका आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, आणविक भार 1000 डाल्टन से क्या होगा, अधिक होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे वृहद जैव अणु। जैसे कि एग्जाम्पल में प्रोटीन हो जाएगा और पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। यानी कि अमीनो एसिड जो कि क्या हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु है, तो बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु मिलकर ही क्या करते हैं, एक वृहद जैव अणु प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से मोनोसैकेराइड क्या है, एक सूक्ष्म जैव अणु है। यानी कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर क्या करेंगे, एक पॉलीसैकेराइड का निर्माण करेंगे, जो कि हम लोग का वृहद जैव अणु के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो डेफिनेशन था, अब आप उसको पढ़िएगा तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैव अणु क्या हो गया, उन समस्त अणुओं को कहा जाता है जो कि किसी भी जीव में पाए जाते हैं। ये अणु क्या होता है, जटिल कार्बनिक अणु होते हैं तथा इनका निर्माण जो होता है वो सजीव जीवों के शरीर में होता है। तो ये तो डेफिनेशन में हम लोग देख लिए थे। ये सजीवों के शरीर के विकास, उनके रख रखाव हेतु आवश्यक होता है। जैसे कि क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, अमीनो अम्ल हो जाएगा, DNA और RNA हो जाएगा। ये सब प्रमुख जैव अणु होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग करेंगे इसके बाद वसा को करेंगे। ये रहा
हम लोग पहले वसा को करेंगे, फिर हम लोग अमीनो अम्ल को देखेंगे, प्रोटीन को देखेंगे और फिर जाके कार्बोहाइड्रेट को करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे वसा, वसा की संरचना, प्रकार और इसके क्या कार्य है। तो वसा क्या होगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा क्या करता है, हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसे जंतु स्रोत जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, वनस्पति स्रोत जैसे कि वनस्पति तेल हो गया, इन सभी चीज़ों से हम लोग को मुख्य रूप से वसा प्राप्त होता है और उस वसा के माध्यम से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, वसा जो होता है वो हम लोग के जो चमड़ा होता है उसके नीचे रहता है। तो वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। इसीलिए जो जिसमें फैट होता है उसको क्या होता है कि ठंडा के दिनों में कम ठंडा लगता है, और जिसमें फैट की मात्रा कम होती है, नहीं जिसको हम पतला बोलते हैं, तो जो पतला होता है उसमें फैट की मात्रा कम होती है। परिणाम क्या होता है, उसके शरीर का हीट जो होता है बाहर निकलता है और बाहर का ठंडा उसको ज़्यादा महसूस होता है। जबकि जो मोटा आदमी होता है, यानी कि मोटा नहीं होता, उसमें फैट ज़्यादा होता है, तो उसको फैट की वजह से बाहर शरीर का अंदर का गर्मी जो होता है वो बाहर निकल नहीं सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसको ठंडा के दिनों में अधिक ठंडा नहीं लगता है। प्रति ग्राम वसा की चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है और वसा के संदर्भ में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है। यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, इससे भी ऊर्जा मिलता है, प्रोटीन भी लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की वजह से आपको जितना ऊर्जा मिलता है उसके तुलना में आपको वसा से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। जैसे कि क्या हो गया, ये शरीर में ऊष्मा तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे क्लियर हो गया कि वसा जो हो गया हम लोग को क्या करता है, हम लोग का शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कहाँ से वसा मिलेगा, तो दूध खाने से मिलेगा, पनीर हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, या फिर वनस्पति तेल हो गया। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को वसा की प्राप्ति होगी। वसा का बात करेंगे तो हम लोग इसको अपना डेली लाइफ में रोज़ यूज करते ही करते हैं। जैसे कि घर में अगर देखा जाए तो घर में घी हो गया, तेल हो गया, डालडा हो गया, मक्खन हो गया, तो इन सभी ये सभी चीज़ के हम लोग के वसा के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो वसा हो गया हम लोग का वसा, या फिर इसी को हम लोग लिपिड बोलते हैं। तो अगर वसा का बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हम लोग का क्या हो जाएगा, डेली लाइफ में जो हम लोग देखते हैं वही एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, हम लोग घी हो गया, तेल हो गया, फिर हम लोग का इसमें मक्खन आ जाएगा। ये सभी हम लोग का मुख्य रूप से वसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो वसा होते हैं हम लोग देखे होंगे, घी हो गया, तेल हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अगर पानी में अगर हम इसको डालते हैं, पानी में घुलना नहीं है। यानी कि जो वसा होते हैं वे क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील। ये तो क्लियर होगा कि जल में जो वसा होगा वो क्या होगा, अघुलनशील होगा। इसको साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं कि वसा को हम लोग बोलते हैं वसीय अम्ल बोलते हैं, यानी कि फैटी एसिड भी बोलते हैं, फैटी एसिड। तो अब फैटी एसिड क्यों बोलते हैं, फैटी बेस भी तो बोल सकते थे हम लोग। तो जब हम लोग वसा का संरचना को देखेंगे, वसा का अगर हम लोग संरचना को देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है क्या कि वसा का जो संरचना है इसमें दो प्रकार का चीज़ देखने को मिलता है। एक तो हो जाएगा हम लोग का आर हो जाएगा, यानी कि एक क्या होगा हम लोग का परिवर्तनशील समूह होगा, परिवर्तनशील समूह। और इस परिवर्तनशील समूह को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, यानी कि COOH होता है। तो इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की वजह से, इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति की वजह से जो हम लोग का वसा होता है उसको हम लोग वसीय अम्ल बोलते हैं या फिर फैटी एसिड बोलते हैं। तो ये बात क्लियर होगा कि वसा को हम लोग वसीय अम्ल क्यों बोलते हैं, तो चूँकि उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी संरचना को देखते हैं, तो हम लोग मालूम पड़ता है क्या कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको फैटी एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका संरचना को देखते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग का इस फॉर्म में होता है, एक हम लोग का परिवर्तनशील समूह होगा और साथ ही साथ हम लोग का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसी संरचना जहाँ पर भी देखने को मिलेगा वो हम लोग का क्या होगा, लिपिड का संरचना होगा, वसा का संरचना होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये जो हम लोग का आर जो परिवर्तनशील समूह होता है, ये हम लोग का मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें हम लोग का ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि CH3 हो जाएगा, या फिर हम लोग का C2H5 हो जाएगा, फिर से C3H7 हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग का आर के जगह पर देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी ऐसा फॉर्म देखने को मिलता है वो हम लोग का क्या होगा, लिपिड का संरचना होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्या होता है कि वसीय अम्ल के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, वसीय अम्ल के प्रकार। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है, वसीय अम्ल के प्रकार। तो वसीय अम्ल के प्रकार को अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका 3 प्रकार नज़र आता है।
पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, तो पहला हो जाएगा सरल वसीय अम्ल, सरल वसीय अम्ल। दूसरा होगा हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल, संयुक्त वसीय अम्ल। और जो तीसरा होगा वो तीसरा हो जाएगा हम लोग का व्युत्पन्न वसीय अम्ल, व्युत्पन्न वसीय अम्ल। तो ये हम लोग मुख्य रूप से वसा को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं हम लोग। एक हो जाएगा सरल वसीय अम्ल हो जाएगा, दूसरा होगा हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा जो हम लोग का सरल वसीय अम्ल और संयुक्त वसीय अम्ल दोनों से मिलकर उत्पन्न होगा, उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न वसीय अम्ल होगा। ठीक है, अब हम लोग सरल वसीय अम्ल को अगर देखते हैं तो इसको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया। और ये 2 कैटेगरी क्या है, तो एक हो जाएगा हम लोग का इसमें संतृप्त वसा आ जाएगा, संतृप्त वसा हो जाएगा, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा असंतृप्त वसा हो जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अब है कि संतृप्त वसीय अम्ल को हम लोग कैसे समझेंगे और असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा, ये हम लोग कैसे समझेंगे। तो जब हम लोग संतृप्त वसीय अम्ल को अगर देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा, सिंगल बॉन्ड नज़र आने वाला है यहाँ पे। जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हम लोग का डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नज़र आने वाला है। तो वे सभी स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगल बॉन्ड नज़र आता है वो सब हम लोग का संतृप्त वसीय अम्ल का होगा, जबकि जहाँ पे डबल बॉन्ड नज़र आता है वो हम लोग का असंतृप्त वसीय अम्ल का होगा। क्लियर है यहाँ पे। जैसे कि अभी हम आगे दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर इसका। जैसे कि ये देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट वाले फिगर को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं, तो ये क्या होगा हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ भी हम लोग का क्या है सिंगल बॉन्ड ही नज़र आ रहा है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हम लोग का क्या होगा संतृप्त वसीय अम्ल होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इसको देखेंगे सेकंड वाले को, तो ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड से ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग का अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक हम लोग का कि संतृप्त वसीय अम्ल क्या हो जाएगा और असंतृप्त वसीय अम्ल क्या हो जाएगा। तो वसीय अम्ल के प्रकार है, प्रकार में एक प्रकार क्या है सरल वसीय अम्ल। सरल वसीय अम्ल में 2 प्रकार का वसीय अम्ल है, एक संतृप्त वसीय अम्ल जहाँ पे सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एक होता है हम लोग का असंतृप्त वसीय अम्ल जहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग दूसरा वाला बात करेंगे, संयुक्त वसीय अम्ल का बात करेंगे, तो संयुक्त वसीय अम्ल में क्या होता है, पहला तो हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल वसा होगा, इसमें हम लोग का वसा होगा, और वसा के साथ साथ क्या होगा हम लोग के यहाँ पे वसा के साथ साथ हम लोग का ग्लिसरॉल भी उपस्थित होगा, वसा के साथ साथ ग्लिसरॉल। तो ये ध्यान रखना कि संयुक्त वसीय अम्ल जो होगा उसमें वसा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ग्लिसरॉल भी उपस्थित होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे संयुक्त वसीय अम्ल, ये हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल। तो संयुक्त वसीय अम्ल कब बनेगा, जब वसा के साथ साथ ग्लिसरॉल भी होगा, यानी कि वसा प्लस ग्लिसरॉल। अब हम लोग ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या है। ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हम लोग का क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई मतलब क्या हो गया 3 हो जाएगा, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप हो जाएगा, और प्रोपेन हम लोग का जहाँ पे 3 कार्बन उपस्थित रहेगा। तो जैसे कि हम लोग का इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग का इस प्रकार से होता है, CH2OH फिर CHOH फिर यहाँ पे CH2 और ये हम लोग का OH। तो ये हो गया हम लोग का किसका स्ट्रक्चर, तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ग्लिसरॉल हो गया। अब जब ग्लिसरॉल में वसा ऐड होगा या फिर वसा में जब ग्लिसरॉल ऐड होगा तो फिर हम लोग का बनेगा क्या, संयुक्त वसीय अम्ल बनेगा। क्लियर है। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वसा में ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है स्ट्रक्चर CH2O ये हो गया हम लोग का, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH, फिर ये ये OH और फिर यहाँ पे CH2 और ये हम लोग का OH। ये हो गया हम लोग का ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इससे हम लोग वसा को ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग वसा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पीछे हम लोग देखें वसा का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था, RCOOH करके था। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये हम लोग का C डबल बॉन्ड O, ये हम लोग का OH और ये हम लोग का R।
यही है COOH और ये हम लोग का R हो जाएगा। तो यही फॉर्म हो जाएगा हम लोग का, यह वसीय अम्ल का हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का OH आएगा, फिर से ये हम लोग का C आ जाएगा, ये हम लोग का डबल बॉन्ड O आ जाएगा और हम लोग का यहाँ पे R आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे OH OH है, तो इसको हम लोग OH OH है तो यहाँ पे H दो हो गया H2 और यहाँ पे एक O हो गया, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का ये H2O का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे इस वाले जगह पे देखेंगे तो ये हम लोग का 2 H है और एक O है, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, H2O का निर्माण हो रहा है। तो जब ये H2O क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। इसका जब निर्जलीकरण हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हम लोग का, तो इसको हम फिर से बनाते हैं CH2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। निर्जलीकरण जब यहाँ पे होगा तो ये H2 और O ये उड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, O बचेगा और इस O के साथ हम लोग क्या होगा, C ऐड होगा और ये हो जाएगा हम लोग का इस टाइप से। और बाकी जो नीचे वाला स्ट्रक्चर रहेगा ये हम लोग का सेम रहेगा। तो जब यहाँ पे जो हम लोग का पानी जो उड़ जा रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि ये जो हम लोग का बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये बॉन्ड हम लोग का कहलाता है ईस्टर बॉन्ड कहलाता है, ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो हम लोग का बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का आया, तो यही स्ट्रक्चर होता है हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें वसा और ग्लिसरॉल दोनों ऐड होता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। ट्राई मतलब 3 हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मतलब हम लोग का OH ग्रुप हो जाएगा और प्रोपेन यानी कि जहाँ पे 3 कार्बन उपस्थित होगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया। OH ग्रुप भी हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया हम लोग का ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। अगर बात करें वसा का स्ट्रक्चर, तो वसा का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, R होता है हम लोग का और COOH होता है। इसी को इस फॉर्म पे हम लोग लिख दिए। अब क्या होता है हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल कब बनेगा, जब हम लोग का वसा और ग्लिसरॉल आपस में ऐड होगा। तो हम लोग पहले हम लोग ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना दिए और इसमें हम लोग वसीय अम्ल को ऐड किए। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O बन रहा है, जिसका जो कि यार उड़ जा रहा है, निर्जलीकरण हो जा रहा है, और इससे जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर नजर आता है और यही स्ट्रक्चर कहलाता है हम लोग का संयुक्त वसीय अम्ल। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अलग अलग है कि यहाँ पे अगर एक R1 समूह जुड़ता है हम लोग का, फिर अगर आगे जाकर दूसरा जुड़ता है, फिर तीसरा जुड़ता है, तो इस प्रकार से हम लोग का जुड़ते रहता है। तो अलग अलग उसका नाम होता है, अभी हम लोग उतना डीप में इसको नहीं देखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का वसीय अम्ल, संयुक्त वसीय अम्ल हो गया। और तीसरा बचता है हम लोग का व्युत्पन्न वसीय अम्ल। तो जो हम लोग का सरल वसीय अम्ल और संयुक्त वसीय अम्ल से मिलकर जो बनता है वही हम लोग का होता है व्युत्पन्न वसीय अम्ल होता है। तो यहाँ तक हम लोग का जो वसीय अम्ल क्या है, वसीय अम्ल का प्रकार क्या है, वसीय अम्ल का स्ट्रक्चर यानी कि संरचना क्या है, तो ये सभी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग इसको नोट कीजिएगा और अगर इसको सही से समझिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर होगा उसमें आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अगर समझे हैं तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जो कि आपको बाकियों से अलग बनाएगा। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे और भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको देखते हैं। तो वसा का डेफिनेशन क्लियर हो गया, वसा का संरचना क्लियर हो गया, वसा का प्रकार क्लियर हो गया, उसको वसीय अम्ल क्यों बोलते हैं ये क्लियर हो गया। अब वसा का सोर्स क्या है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यह शरीर में उष्मा तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी कि उष्मा भी देगा वसा की वजह से और हम लोग का ऊर्जा भी हम लोग को मिलेगा, क्योंकि जो वसा होता है, जो फैट होता है वो हम लोग का चमड़ा के अंदर में होता है, जिसकी वजह से वो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम लोग को ठंडा उतना महसूस नहीं होता, यानी कि शरीर की उष्मा को बनाए रखता है। प्लस वसा जो होता है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट की तुलना में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। फिर क्या है कि अगर कोई भी पदार्थ अगर 20 डिग्री टेम्परेचर में अगर तरल अवस्था में है तो वो कहलाता है तेल, लेकिन कोई पदार्थ अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर ठोस अवस्था में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। भोजन में वसा की उपस्थिति अगर अधिक होती है तो क्या होता है, वो हम लोग का स्वादिष्ट बनता है, परंतु क्या होता है ये पाचन में अधिक समय लेता है और वसा युक्त भोजन अधिक लेने से क्या होता है, व्यक्ति मोटा या फिर आलसी बनता जाता है। तो देखे होंगे कि जो भी हम लोग का फास्ट फूड सब हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा तेल दिया जाता है उतना ज़्यादा वो टेस्टी बनता है और खाने में मज़ा आता है, लेकिन क्या होता है कि उस खाने को पचाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आता है, परिणाम स्वरूप पेट में बहुत सारे रोग भी देखने को मिलता है। और क्या होता है कि जितना ज़्यादा फेट होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा और उतना ज़्यादा व्यक्ति आलसी होता चला जाएगा। मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल तो लाइनोलिक हो जाएगा। मनुष्य फिर वसा में स्वतंत्र क्या होता है, ग्लिसरॉल। वसा के स्वतंत्र ग्लिसरॉल के परीक्षण हेतु निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। हम लोग देखिए वहाँ पे जो ग्लिसरॉल था और वसा था, जब दोनों को ऐड किए तो वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग का निर्जलीकरण हो रहा था और उससे जो बॉन्ड बना था वही क्या कहलाता था, हम लोग का ईस्टर बॉन्ड कहलाता था। मानव शरीर के लिए सबसे अच्छा वसा क्या होता है, कुसुम का तेल होता है। भोजन में वसा की अधिकता के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है।
इसमें क्या होता है कि अत्यधिक वसा की वजह से हम लोग का जो धमनी होता है उनकी दीवारों पर वसा काफ़ी अधिक मात्रा में जम जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, या फिर इससे हम लोग का हार्ट अटैक जैसी समस्या भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो हम लोग का मोटा व्यक्ति जो होता है उसको उसमें हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वसा की कमी से क्या क्या रोग होगा, तो त्वचा हम लोग का क्या होता है, रूखा सूखा हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है, वजन में कमी हो जाता है, या फिर शरीर स्थूल होने से हृदय संबंधी रोग या फिर उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। वसा का संगठन की बात करेंगे तो वसा क्या होगी, कार्बनिक यौगिक हो गया, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग देखने को मिलता है। परंतु इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वसा का निर्माण ग्लिसरॉल पदार्थ के एक वसीय अम्ल के संयोजक से होता है। इसको हम लोग देख चुके हैं, पूरा स्ट्रक्चर को देख चुके हैं, आप स्ट्रक्चर को मेंशन कर सकते हैं। संतृप्त वसीय अम्ल देख चुके हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल भी हम लोग देख चुके हैं। फिर आगे है वसा के स्रोत क्या है, तो जंतु स्रोत का बात करेंगे तो दूध हो गया, पनीर, अंडा, घी, मक्खन, ये सब हो जाएगा। वनस्पति स्रोत बात करेंगे तो अखरोट, बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों, तिल, ये सब आ जाएगा। वसा का कार्य क्या है, तो पहला कार्य हम लोग को ऊर्जा प्रदान करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा का संग्रह करना है, यानी कि शरीर में जो अतिरिक्त वसा की मात्रा होगी उसको वसीय तंतु में उपस्थित रहता है तथा आवश्यकता के समय यह संचित तथा ऊर्जा उत्पादन के समय प्रयुक्त होता है। यानी कि जो अतिरिक्त वसा बनेगा वो हम लोग का क्या होता है, यकृत में जाके जमा हो जाता है, और जब हम लोग को आवश्यकता पड़ता है, जैसे कि कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उस समय हम लोग खाना नहीं खाते, लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का यकृत में जो वसा हम लोग का स्टोर होता है वो वापस हम लोग को ऊर्जा प्रदान करना शुरू कर देता है। तापमान, शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वसा में घुलनशील विटामिनों की प्राप्ति, कुछ घुलनशील विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के अवशोषण के लिए वसा का होना आवश्यक है। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको हम लोग कीड़ा से याद रख सकते हैं, कीड़ा बोलते हैं ना, तो कीड़ा, KED। तो हम लोग क्या है कि विटामिन ए, डी, ई और के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वस्तुओं को या फिर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग खाते हैं, लेकिन ये हम लोग का शरीर में तब तक स्टोर नहीं हो सकता जब तक हम लोग के शरीर में क्या नहीं है, वसा नहीं है। क्योंकि ये सब जो होता है ये मुख्य रूप से वसा में घुलनशील होते हैं। अगर आपके शरीर में वसा की कमी है तो आप विटामिन ए के जितने भी सोर्स लेंगे उनका बहुत अधिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में वसा है और आप अगर थोड़ा सा ही खाते हैं तो फिर वो आपका शरीर में लगेगा। इसीलिए बोलता है ना कि जो मोटा व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा खाता है तो वो और भी मोटा हो जाता है, लेकिन जो पतला व्यक्ति होता है वो कितना भी खाता है मोटा नहीं होता है, क्योंकि जो पतला व्यक्ति है उसके बॉडी में वसा नहीं होता है, और वसा नहीं होगा तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए आपका बॉडी में स्टोर नहीं होगा। लेकिन जो मोटा व्यक्ति होता है उसके शरीर में मोटा वो क्यों है, क्योंकि उसके शरीर में वसा है। अगर वसा है तो ये सारे विटामिन उसके शरीर में इजीली क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे, परिणाम से वो और भी अधिक मोटा होते चला जाता है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, जैसे कि हृदय, वृक्क, यहाँ इन अंगों के चारों तरफ गुदानुमा होता है जो बाहरी आघातों से इन्हें सुरक्षित रखता है। फिर भोजन में अधिक देर तक शरीर को बनाए रखना, प्रोटीन की बचत करना और भोजन को स्वादिष्ट बनाना, तो ये सभी हो जाएगा हम लोग का वसा का कार्य। तो हम लोग वसा की संरचना देख चुके हैं, वसा का प्रकार देख चुके हैं और वसा के कार्य को देख चुके हैं। जितना हम बताएं उसको भी आप लोग लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ को बताया गया है। ये हो गया हम लोग का वसा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन से पहले हम लोग इसका जो सबसे छोटा इकाई है अमीनो अम्ल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है अमीनो अम्ल, क्या है आवश्यक अमीनो अम्ल, क्या है और किस प्रकार से हम लोग का इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या होगा हम लोग का, अब आएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल इसका हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो अमीनो अम्ल होता है ये किस में आता है, हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु में आता है। सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग कि जैव अणु क्या होता है, उसको देखें हम लोग। रुकिए इसको दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये हम लोग का हो गया जैव अणु। जैव अणु में भी दो प्रकार था, एक हम लोग का अकार्बनिक जैव अणु, दूसरा कार्बनिक जैव अणु। तो जो कार्बनिक जैव अणु था इसमें हम लोग का सूक्ष्म जैव अणु आ रहा था, और सूक्ष्म जैव अणु में क्या आ रहा था हम लोग का अमीनो एसिड आ रहा था, अमीनो अम्ल आ रहा था। यानी कि ये बात तो क्लियर है कि जो अमीनो अम्ल है वो क्या है, सूक्ष्म जैव अणु के अंतर्गत आता है, और बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु मिलकर, बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु आपस में मिलकर क्या होता है हम लोग का प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है ये वाला। अब इसको आगे फिर से समझते हैं। तो अमीनो अम्ल ये वाला क्लियर हो गया कि अमीनो अम्ल जो होगा वो सूक्ष्म जैव अणु होगा, और बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु यानी कि बहुत सारे क्या होंगे अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलके क्या करेंगे, बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलके क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। बहुत सारे आवश्यक अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या करेंगे, मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे, यानी कि वृहद जैव अणु का निर्माण करेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं अमीनो अम्ल का संरचना का अगर बात करेंगे, अमीनो अम्ल की अगर संरचना की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें क्या होता है संरचना में, एक हम लोग का अल्फा कार्बन होता है, और क्या होता है ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें से जो पहला समूह होगा वो हम लोग का अम्लीय समूह होगा,
अम्लीय समूह। और ये जो अम्लीय समूह होगा इसमें हम लोग का मुख्य रूप से कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, यानी कि COOH देखने को मिलेगा। दूसरा जो समूह हो जाएगा वो हम लोग का क्षारीय समूह हो जाएगा, क्षारीय समूह। और इस क्षारीय समूह में हम लोग का NH2 देखने को मिलेगा, इसे हम लोग एमीन ग्रुप बोलते हैं। तीसरा जो हमको देखने को मिलेगा वो हम लोग का हो जाएगा कार्बन समूह। तीसरा हो जाएगा हम लोग का कार्बन समूह, इसी को हम लोग परिवर्तनशील समूह भी बोलते हैं, परिवर्तनशील समूह। और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक हो जाएगा हम लोग का जो कि हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि H। तो क्या हो गया अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल क्या है, एक सूक्ष्म जैव अणु हो जाएगा और बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु यानी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसका संरचना का बात करेंगे, अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर का बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, एक अल्फा कार्बन बॉन्ड होता है, अल्फा कार्बन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो कार्बन होता है ये अपनी संरचना को, ये अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए 4 अलग अलग समूहों से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें से एक समूह हो जाएगा अम्लीय समूह, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल देखने को मिलेगा, COOH देखने को मिलेगा। दूसरा होता है क्षारीय समूह होता है, जिसमें NH2 देखने को मिलेगा, इसको हम लोग एमीन ग्रुप बोलते हैं। तीसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का कार्बन समूह हो जाएगा या फिर परिवर्तनशील समूह, जिसको हम लोग R बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा, एक कार्बन होगा, ये कार्बन क्या करेगा, अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए 4 अलग अलग समूह से जुड़ेगा, तो जिसमें से एक क्या हो जाएगा हम लोग का COOH हो जाएगा, ये वाला हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का NH2 आ जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा वो हम लोग का H हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चौथा होगा वो हम लोग का हो जाएगा R हो जाएगा। और यही R क्या हम लोग का परिवर्तनशील समूह है, यानी कि अगर ये R चेंज होता है तो इस R के चेंज होने की वजह से अमीनो अम्ल भी हम लोग क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अमीनो अम्ल भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर किसका है, हम लोग का अमीनो अम्ल का है। जहाँ पे ये जो R है, ये जो R फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये चेंज होता है तो अमीनो अम्ल भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक तो हो जाएगा C हो जाएगा हम लोग का, C होगा, इसमें एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा हम लोग का, एक साइड हाइड्रोजन हो जाएगा, एक साइड हम लोग का NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक हो जाएगा हम लोग का R हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं फिर से। यहाँ पे ये हम लोग का फिर से एक C हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे R होगा। तीसरा फिर से बनाते हैं, एक हम लोग NH2 हो जाएगा, C हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ये हम लोग का H हो जाएगा, और ये हम लोग का R हो जाएगा। तो ये क्या हम लोग का अमीनो अम्ल है। लेकिन अगर इस R को हटा के हम लोग, जो कि परिवर्तनशील समूह है, इसके जगह पर हम लोग अगर H बनाते हैं तो ये हम लोग का एक अलग प्रकार का अमीनो अम्ल बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा हम लोग का ग्लाइसिन नाम हो जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं हम लोग, इस R को हटा के हम लोग यहाँ पर अगर CH3 को अगर ऐड करेंगे तो ये हम लोग का एलानिन अमीनो अम्ल बन जाएगा, एलानिन अमीनो अम्ल। सेम इसी तरीके से अगर इसको अगर हम हटाएंगे और इसके जगह पर हम लोग CH2OH को अगर ऐड करेंगे तो ये हम लोग का सीरीन अमीनो अम्ल बनेगा। यानी कि क्या हो रहा है, ये अमीनो अम्ल का जो जनरल स्ट्रक्चर है ये वाला हो रहा, क्योंकि अमीनो अम्ल में क्या होता है, एक अल्फा कार्बन होता है, और ये कार्बन क्या होता है, अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए 4 अलग अलग समूह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कार्बन हो गया, एक साइड हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा हुआ है, दूसरा साइड हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीसरा साइड हम लोग का एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और जो चौथा साइड है उसमें क्या हम लोग का परिवर्तनशील समूह, जिसको R से हम लोग बता रहे हैं, ये हम लोग का जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग का बनता है, हम लोग का अमीनो अम्ल का जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो बनता है। लेकिन जैसे हम लोग का R चेंज होगा उसके आधार पर अमीनो अम्ल भी चेंज होगा, क्योंकि अमीनो अम्ल की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती रहती है। तो R जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे कि अगर H आ जाता है तो ये हम लोग का ग्लाइसिन बन जाता है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। दूसरा अगर CH3 आता है तो ये हम लोग का एलानिन अमीनो अम्ल बनता है, और CH2OH आता है तो ये हम लोग का सीरीन अमीनो अम्ल बनता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब क्या होता है कि अमीनो अम्ल में भी कुछ कुछ प्रकार है, जैसे कि कुछ अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल अनावश्यक होते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। अमीनो अम्ल यहाँ पे अमीनो अम्ल, अगर इसको देखें तो इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया।
पहला आता है हम लोग का आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे हम लोग इसको। एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। अब क्या है कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, नाम से पता चलता है कि एक आवश्यक होगा एक अनावश्यक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होंगे, बल्कि दोनों ही अमीनो अम्ल हम लोग के शरीर में चाहिए होगा। तो आवश्यक अमीनो अम्ल किसको बोलेंगे? तो वे सभी अमीनो अम्ल जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग भोजन के माध्यम से उन सभी अमीनो अम्ल को अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल में? क्या हो जाएगा कि ये सभी जो होते हैं शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल हम लोग के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, संश्लेषित नहीं होते हैं। अगर हमारे शरीर में ये आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं बनते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं और उन सभी भोजन के माध्यम से हम लोग को इन सभी अमीनो अम्ल की प्राप्ति होती है, जैसे कि लाइसिन आ जाएगा इसमें। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? तो ये सारे अमीनो अम्ल हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं, यानी कि इसके लिए हम लोग कोई विशेष प्रकार का भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है यहाँ पे? तो अमीनो अम्ल में क्या हो जाएगा? एक आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा और एक अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी कि जो हम लोग के शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं लेकिन हमारे लिए जरूरी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो कि हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं, अतः इनको हम लोग बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हम लोग का अमीनो अम्ल को दो प्रकार से बांटा गया है। अब क्या होता है कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन की अगर बात किया जाए, प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होगा हम लोग का? तो सबसे पहला चीज़ देखते हैं हम लोग कि जो अमीनो अम्ल था वो क्या था? सूक्ष्म जैव अणु था। सूक्ष्म जैव अणु था, यानी कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल के क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। और प्रोटीन क्या कहलाएगा हम लोग का? वृहद जैव अणु कहलाएगा। ये बात अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वृहद जैव अणु एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि इसी चीज़ को हम लोग यानी कि प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। अगर हम लोग प्रोटीन का इकाई की बात करेंगे तो प्रोटीन का निर्माण कैसे हो रहा है? बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर, बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर क्या हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसीलिए अमीनो अम्ल जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का इकाई हो जाएगा। ये क्लियर हो चुका होगा। प्रोटीन क्या हो जाएगा हम लोग का? वृहद जैव अणु होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर यानी कि बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु से मिलकर एक वृहद जैव अणु प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोलते हैं। क्या होता है इसको अब समझेंगे हम लोग। अगर इकाई का बात करेंगे तो इकाई क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर ही क्या हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। जैसे कि क्या होगा? ये हम लोग का एक अमीनो अम्ल हो जाएगा, दूसरा ये हम लोग का दूसरा अमीनो अम्ल, फिर इसी प्रकार से तीसरा अमीनो अम्ल, फिर चौथा अमीनो अम्ल, पांचवा अमीनो अम्ल। तो इस प्रकार से बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे। ठीक है, बहुत प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे और यही अमीनो अम्ल जो होगा, यही सभी अमीनो अम्ल मिलकर क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ये चीज़ अब तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि ये जो अमीनो अम्ल होंगे, ये सभी अमीनो अम्ल भी आपस में क्या है? इस बंध से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड से क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड कहलाता है हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का कि बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वे जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हम लोग का एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया दो पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ये चौथा पेप्टाइड बॉन्ड, ये पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रकार से हम लोग का बहुत सारे बॉन्ड से आपस में अमीनो अम्ल जो होते हैं जुड़े होते हैं। तो अगर हम लोग का एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो जब एक से अधिक होता है तो उसके लिए हम लोग पॉली शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड है, यानी कि ये सभी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। यानी कि जो अमीनो अम्ल का श्रृंखला जो होता है, इससे हम लोग को मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला देखने को मिलती है। पॉलीपेप्टाइड
श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये चीज़ अभी तक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु अमीनो अम्ल से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पर एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी बोलते हैं। अब क्या होता है, इसको हम लोग सेकंड चीज़ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बहुलक भी बोलते हैं। विषम बहुलक, विषम बहुलक। तो विषम बहुलक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का बॉन्ड है, यहाँ पे जो अमीनो अम्ल हम लोग का आपस में जुड़ रहा है, ये अमीनो अम्ल हम लोग का एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल नहीं होता है। ये अमीनो अम्ल मान लीजिए ये वाला हम लोग का एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, तो ये वाला जो अमीनो अम्ल होगा ये अलग प्रकार का अमीनो अम्ल होगा, ये वाला अलग प्रकार का अमीनो अम्ल, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। इसीलिए क्या होगा, ये क्या होगा, इसको हम लोग विषम बहुलक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन का संरचना किस प्रकार से बनता है। तो प्रोटीन का संरचना कैसे बनेगा, प्रोटीन जो है वो क्या है, बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर अमीनो अम्ल का संरचना क्लियर है तो प्रोटीन का संरचना भी क्लियर होगा। कैसे होगा, तो देखिए ये था हम लोग का अमीनो अम्ल का संरचना, एक सी था, इधर हम लोग का COOH था, इधर हम लोग का NH2 आ गया था, इस साइड हम लोग का हाइड्रोजन आ गया था, और इस साइड क्या था हम लोग का R था, है ना। तो यही क्या था हम लोग का, यही हम लोग का अमीनो अम्ल का संरचना था। तो जब बहुत सारे अमीनो अमीनो अम्ल जो होगा वो आपस में जुड़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ n अमीनो अम्ल आपस में ऐड होंगे, जुड़ेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तब हम लोग का क्या बनेगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। क्लियर है। अब बात है कि ये जो बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं ये कैसे जुड़ते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब इसको देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या होगा, ये जो NH2 है, इस NH2 को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ये N हो जाएगा हम लोग का, ये N हो गया। इधर हम लोग का हाइड्रोजन आ जाएगा, इस साइड में हम लोग का हाइड्रोजन आ जाएगा, NH2 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग का कार्बन है, फिर यहाँ पे R हो जाएगा हम लोग का प्रतिस्थापित ग्रुप, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा हम लोग का। और ये जो हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, COOH। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग क्या हो गया, एक हम लोग का अमीनो अम्ल हो गया। अब हम लोग दूसरा अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो ये हम लोग का फिर से N आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग क्या आएगा, H आएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का H आएगा। क्लियर है। फिर ये हम लोग का C होगा, फिर यहाँ पे R होगा, फिर यहाँ पे हम लोग का H होगा, और फिर से हम लोग का यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा। थोड़ा और यहाँ पे जगह है तो इसको और एक बार बनाते हैं। फिर N होगा, फिर हम लोग का यहाँ पे H होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का H होगा, ये C हो जाएगा, ये R हो जाएगा, इधर नीचे H हो जाएगा, और ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये होगा हम लोग का। तो ये हम लोग का क्या होगा, एक अमीनो अम्ल हो जाएगा, ये हम लोग का दूसरा अमीनो अम्ल, ये हम लोग का तीसरा अमीनो अम्ल होगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर R चेंज होता है तो अमीनो अम्ल का प्रकार भी हम लोग का चेंज होते रहेगा। और हम लोग देखे भी कि जो अमीनो अम्ल होता है, जो प्रोटीन होता है, वो क्या होता है, विषम बहुलक होता है, यानी कि ये अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल आपस में होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये क्या करेंगे, H2O का निर्माण करेंगे, ये H2O का निर्माण करेंगे। फिर यहाँ पे OH और ये H, ये किसका करेंगे, H2O का निर्माण करेंगे, और ये H2O क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। तो निर्जलीकरण होने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ये हम लोग का N होगा, ये N हो गया, ये हम लोग का H हो जाएगा ऊपर में, ये नीचे में H हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का C आ गया, ये हो गया R हो गया, ये नीचे में H आ गया। अब यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का H2 बन गया, और एक O, H2 यानी कि जल क्या हो गया हम लोग का उड़ गया, बचता क्या N और H बचता है, तो इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में लिखते हैं NH। क्लियर है यहाँ तक। बाकी फिर से वही C हो गया, तो ये वाला आ जाएगा हम लोग का C, ऊपर में R, फिर नीचे में H, और फिर से हम लोग का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2 उड़ जाएगा, और ये NH बचेगा। तो ये NH, फिर से C, फिर R, और ये फिर से H, ये C, फिर डबल बॉन्ड O, और ये OH हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड, इसके बाद ये वाला बॉन्ड, तो यही बॉन्ड हम लोग क्या कहलाता है, यही बॉन्ड हम लोग क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा हम लोग का, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा, और इसीलिए वो क्या हो जाएगा, हम लोग का पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम लोग का बन रहा है। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में ऐड हो रहे हैं, वहाँ पे निर्जलीकरण हो रहा है, यानी कि ईस्टर बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, वैसी स्थिति में हम लोग का पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी बन रहा है, और जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो हम लोग का प्रोटीन कहला रहा है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। तो हम लोग को प्रोटीन में और अमीनो अम्ल में जितना समझना था उसको हम लोग समझ लिए।
अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है, वे स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए आवश्यक क्यों हैं। ये क्वेश्चन आया था हम लोग का 7th JPSC में पूछा गया है। तो अगर आपको अमीनो अम्ल के बारे में पता है तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे लिख पाइएगा, अन्यथा नहीं लिख पाइएगा। अगर आपको प्रोटीन के बारे में भी पता है तो आप इसको लिख पाइएगा। अमीनो अम्ल क्या हो गया, अमीनो एसिड रासायनिक अणु होते हैं जिनका उपयोग पर्यावरण के सभी जीवित चीज़ें प्रोटीन बनाने के लिए करती है। हम लोग समझ गए कि अमीनो अम्ल जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा इकाई होता है किसका, प्रोटीन का होता है। और बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल के आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देख चुके हैं। आपके शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए 20 विभिन्न अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। इनमें से 9 अमीनो एसिड को आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से आवश्यक अमीनो एसिड का सेवन किया जाता है। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जिनमें से 9 अमीनो अम्ल जो होता है वो हम लोग का आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और जो 11 होता है वो हम लोग का गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। हम लोग इसको देखें कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो क्या होता है, हम लोग के शरीर में संश्लेषित नहीं होता है। उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो 11 प्रकार के अमीनो अम्ल है वो हम लोग का बॉडी में ही संश्लेषित होते हैं, अतः उनको हम लोग को उनको प्राप्त करने के लिए अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है यहाँ तक। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला है। हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है। शरीर के विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होंगे, उनके अलग अलग कार्य होंगे। प्रत्येक प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अपना क्रम होता है और यह क्रम प्रोटीन को अलग अलग आकार देता है और मानव शरीर के लिए अलग अलग कार्य करता है। तो जिससे हम लोग का जो प्रतिस्थापित जो ग्रुप था, जो आर था, वो चेंज होगा तो अलग अलग प्रकार के हम लोग का अमीनो अम्ल भी बनेगा। तो उनके अपने अलग अलग कार्य होंगे। अब अमीनो अम्ल के जो आवश्यक अमीनो अम्ल है 9 प्रकार का, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला आता है हम लोग का हिस्टिडाइन आता है, फिर दूसरा हो जाएगा आइसोल्यूसिन हो जाएगा। तो हिस्टिडाइन क्या हो जाएगा, तो हिस्टिडाइन जो वो हिस्टामाइन रसायन बनाने में भी मदद करता है और सेरोटोनिन आपके मूड, भूख और नींद को नियंत्रित करता है। तो जो हिस्टाडाइन होता है ये क्या करता है, ये छोटी छोटी रक्तवाहिका होती है उन पर असर डालता है और इसी के कारण क्या होता है, हम लोग का जो एलर्जी का जो लक्षण होता है जैसे कि छींक आना, नाक बहना, तो ये सभी चीज़ हम लोग को मुख्य रूप से हिस्टाडाइन अमीनो अम्ल की वजह से ही देखने को मिलता है। आइसोल्यूसिन में क्या है, तो मानव शरीर की मांसपेशियों के चयापचय और प्रतिरक्षा कार्य में शामिल होता है। यह शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने और ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। फिर है ल्यूसिन आ जाएगा हम लोग का। तो ल्यूसिन हमारे शरीर को प्रोटीन और विकास हार्मोन बनाने में मदद करता है। यह मांसपेशियों के ऊतकों को बढ़ाने, उनकी मरम्मत करने, घावों को ठीक करने तथा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी कि अगर हम लोग का घाव हो गया है या फिर कहीं पर अगर चोट लग गया है तो ऐसी स्थिति में उसको ठीक करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ल्यूसिन अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वैसे पदार्थों का सेवन करेंगे जिनसे कि हम लोग को प्रोटीन मिलेगा। लेकिन प्रोटीन में भी वैसा अमीनो अम्ल मिलना चाहिए जहाँ पे ल्यूसिन उपलब्ध होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हम लोग का जो घाव होगा वो काफ़ी इजीली से ठीक हो जाएगा। फिर लाइसिन है। तो लाइसिन क्या होता है, हार्मोन और ऊर्जा के उत्पादन में शामिल होते हैं और ये कैल्शियम और प्रतिरक्षा कार्य में भी महत्वपूर्ण होते हैं। मेथियोनिन हो जाएगा। तो मेथियोनिन क्या होता है, हमारे शरीर के ऊतक विकास, चयापचय और विषहरण में मदद करता है। फिर आगे हम लोग का फेनिलएलेनिन। तो फेनिलएलेनिन का काम क्या है, तो मस्तिष्क के रासायनिक संवेदी सूचनाओं के उत्पादन के लिए फेनिलएलेनिन की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या होता है, डोपामाइन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, नॉरपेनेफ्रिन होता है, ये सभी शामिल होता है। और अन्य अमीनो एसिड के उत्पादन के लिए भी ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हम लोग को खुशी का अनुभूति होता है। फिर थ्रेओनिन हो जाएगा। तो थ्रेओनिन कोलेजन और स्टालिन में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन आपकी त्वचा और संयोजक ऊतक को संरचना प्रदान करते हैं तथा रक्त के थक्के बनाने में भी मदद करते हैं। विटामिन के भी रक्त का थक्का बनने में मदद करता है हम लोग का, जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। और थ्रेओनिन वसा, चयापचय और प्रतिरक्षा कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हो जाएगा हम लोग का ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सेरोटोनिन नामक मस्तिष्क रसायन बनाने में भी मदद करता है। इसको हटाइए यहाँ पे। फिर वेलिन है। तो वेलिन क्या होता है, मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतक पुनर्जनन और ऊर्जा बनाने में शामिल है। तो ये हम लोग का 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल हो जाएंगे जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि हम लोग इन सभी चीज़ों को भोजन के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं।
अब क्या कि यदि आवश्यक अमीनो एसिड में से एक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो अन्य अमीनो एसिड की उपलब्धता के बावजूद प्रोटीन संश्लेषण बाधित होगा। यानी कि 9 आवश्यक अमीनो अम्ल में से अगर एक भी अगर सही से उपस्थित नहीं है या फिर उसकी मात्रा में कमी है तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन संश्लेषण होगा उसमें भी क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी। प्रोटीन की कमी से शरीर के सभी अंग और उसकी कई प्रणालियाँ प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों में मस्तिष्क का विकास प्रभावित होना, प्रतिरक्षा प्रणाली के रखरखाव में बाधा, संक्रमण का खतरा बढ़ना, आंत की म्यूकोसल क्रिया और परंपरागत प्रभावित होना, जिससे अवशोषण कम हो जाता है और प्रणालीगत बीमारियों के प्रति भेद्यता बढ़ जाती है। गुर्दे की कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है। यानी कि अगर प्रोटीन अगर नहीं है, यानी कि सिंपल सा क्या, अमीनो अम्ल आपके बॉडी में सही से रिलीज नहीं हो रहा है या फिर सही से नहीं मिल रहा, तो ऐसी इसमें बहुत सारे समस्या भी आ जाएंगे। जैसे कि क्या हो गया कि छोटे बच्चे जो होंगे उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो जाएगा, या फिर जो प्रतिरक्षा प्रणाली हम लोग का होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जाएगा। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग प्रोटीन के प्रॉब्लम या फिर अमीनो अम्ल, इन दोनों के समस्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमीनो अम्ल जो है उसी से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो मान लीजिए अगर आपको नहीं आता लेकिन ये वाला कारण पता है तो प्रोटीन को हटा के उसकी जगह पर अमीनो अम्ल डाल देना है। तो ये सारी चीज़ अमीनो अम्ल के कारण होता है। अगर ये प्रोटीन में आता है तो अमीनो अम्ल को हटा के प्रोटीन लिख देना वहाँ पे, कि ये सारी समस्याएं मुख्य रूप से प्रोटीन की वजह से देखने को मिलती है। यहाँ पे आ गया है अमीनो अम्ल के क्या कार्य हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण तो होता ही होता है, ऊर्जा भी हम लोग को ऊर्जा भी मिलता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं, वे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बहुत सारे हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है हम लोग का, मानसिक स्वास्थ्य हम लोग का बना रहता है। और इसीलिए क्या होता है कि हम लोग का जो अमीनो अम्ल होता है वो स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 3 स्ट्रक्चर था इसको हम लोग वहाँ पे देख चुके थे, किस प्रकार से जो आर था वो हम लोग का चेंज हो रहा था, तो अलग अलग अमीनो अम्ल का हम लोग का निर्माण हो रहा था। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि संरचना क्या है, और स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये सारा हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन में आते हैं। तो प्रोटीन भी हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है। तो प्रोटीन की संरचना एवं कार्य बताएं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का भी वर्णन करें। तो हम लोग सब देख चुके हैं कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, रेखीय श्रृंखला होती है यहाँ पे, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, इसलिए उसको बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, इसलिए उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से 9 जो होता है वो हम लोग का आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और 11 जो होता है वो हम लोग का अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। और अमीनो अम्ल जो होता है वही क्या होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का समबहुलक ना होकर हम लोग का यहाँ पे विषम बहुलक हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग अमीनो अम्ल जुड़कर क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन के संदर्भ में क्या क्या बात है यहाँ पे, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, जिसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, डोपामाइन जिसकी वजह से हम लोग खुशी दुख ये सबका अनुभूति होता है। यानी कि जब आपका डोपामाइन रिलीज होगा तो आपको खुशी की अनुभूति होगी, दुखी की अनुभूति होगी, ये सारा चीज़ होता है। इन्हें पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन का प्रथम श्रेणी में प्रोटीन माना जाता है। पादप स्रोत की अगर बात करेंगे तो मटर हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, राजमा हो जाएगा, चना मूंग हो जाएगा, तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को प्रोटीन मिल सकता है। जंतु स्रोत की बात करेंगे तो पनीर हो जाएगा, मछली हो जाएगा, मांस, अंडा, दूध, ये सभी से हम लोग को प्रोटीन मिलेगा। अगर सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन और पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होते हैं, इसलिए सोयाबीन का सेवन ज़्यादा कीजिए। या फिर पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, इन सभी चीज़ों का सेवन अगर करेंगे तो हम लोग को जो अमीनो अम्ल होता है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है 9 प्रकार का, वो सभी हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो होता है वो उसको हम लोग संपूर्ण प्रोटीन, यानी कि ये सभी चीज़ जो हो गया खाद्य पदार्थ हो गया, जैसे कि पशु वाला हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, इसको हम लोग संपूर्ण प्रोटीन भी कहते हैं। सोयाबीन क्या है, एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सोयाबीन जो कि क्या है, हम लोग को जो कि गैर पशु प्रोटीन है और इसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों से उच्चतर तथा तरुणों से निम्नतर होती है, यानी कि बूढ़ा से लेकर बच्चा तक को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रतिदिन लगभग 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वहीं पे दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए लगभग प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, जिसमें से 9 क्या होता है, आवश्यक होता है, 11 क्या होता है, अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है। कार्य क्या हो जाएगा, तो शरीर की वृद्धि के लिए या फिर विकास के लिए मुख्य रूप से प्रोटीन जिम्मेदार होता है, यानी कि शरीर के निर्माण करने या फिर शरीर के मरम्मत करने में प्रोटीन का ही कार्य होता है। जबकि हम लोग का जो वसा होता है वो हम लोग को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा शरीर की क्षतिपूर्ति और रखरखाव के लिए उपयोगी होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सहायक होता है और रुधिर प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखने में भी प्रोटीन सहायक होता है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होता है। तो कुछ कुछ रोग है, जैसे कि मैरस्मस हो गया। तो मैरस्मस में क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि यकृत रक्त के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित कर लेता है। यानी कि जब हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास संचित कर लेता है। और जब हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फिर से यकृत क्या करता है, उसको रिलीज करता है और हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो खाना नहीं खाने या भूखमरी के दौरान यह ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ग्लूकोज से शरीर की शक्ति मिलती है और यह संचित ग्लाइकोजन लगभग आधा दिन तक शरीर में ऊर्जा का आपूर्ति कर सकता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि हम लोग का क्या हो गया कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अगर अधिक हो गया है तो ऐसी स्थिति में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने की स्थिति में क्या होता है कि यकृत क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके अपने पास संचित कर लेता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को संचित कर लेता है, जितना ग्लूकोज यूज होना चाहिए था वो यूज हो जाता है, बाकी एक्स्ट्रा को अपने पास संचित करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फिर क्या होता है, हम लोग मान लीजिए उपवास करते हैं या फिर खाना नहीं खाते तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो यकृत होता है वो वापस उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और उससे क्या होता है, हम लोग को ऊर्जा मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। और उससे जो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, ग्लाइकोजन से जो ऊर्जा मिलेगा हम लोग को लगभग आधा दिन तक हम लोग का शरीर में ऊर्जा मिलता है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग बहुत बार बिना खाए भी हम लोग जिंदा रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि ग्लाइकोजन का भंडार समाप्त हो जाने पर भी भोजन न मिले तो सबसे पहले शरीर में संचित वसा का विखंडन ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। यानी कि अब जो ग्लाइकोजन था, जो अतिरिक्त ग्लूकोज जो था वो संचित था, वो खर्चा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने खाना नहीं खाया, लेकिन शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, अब आपके शरीर में जितना भी संचित वसा है वो वसा क्या होगा, पिघलना शुरू होगा, उस वसा का विखंडन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो फैट इंसान होते हैं, जो मोटे आदमी सब होते हैं, वे खाना भी नहीं खाते हैं, बहुत खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो यकृत में जो हम लोग का ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, उसके बाद भी नहीं होता तो धीरे धीरे उनका फैट गलना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे पतला होता है। तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पहले निकलता है, आधा दिन तक हम लोग ऊर्जा मिल जाएगा, उसके बाद भी खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो हम लोग के शरीर में जो वसा है उसका विखंडन होना शुरू हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। और वसा के बाद फिर शरीर को प्रोटीन का विखंडन ऊर्जा उत्पादन के लिए होने लगता है और प्रोटीन की कमी से होने वाली इस दशा को मेरेस्मस कहते हैं। यानी कि वसा के बाद अब क्या होगा, प्रोटीन का विखंडन शुरू होगा और प्रोटीन का विखंडन होगा यानी कि उसके कमी होगा, तो उसके कमी में जो रोग होता है उसी रोग को मेरेस्मस रोग कहा जाता है। और इस रोग में क्या होता है, पेशियों तथा वसा उत्तकों का क्षय होता है, इससे बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं और रोगी कमजोर तथा दुबले पतले हो जाते हैं, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और आंख भीतर घुस जाती है। यानी कि जो हम लोग खाना नहीं खाए हैं उससे हम लोग का यकृत में जो ग्लूकोज था वो खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग का वसा खत्म हो गया, अब जो प्रोटीन था वो प्रोटीन भी क्या होगा, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप रोग होगा जिसको हम लोग मेरेस्मस बोलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, त्वचा पर झुर्री पड़ने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, आँख भीतर घुस जाएगा और इस सबसे मुख्य रूप से जो बच्चे होते हैं वे प्रभावित होते हैं। फिर एक अगला रोग आता है दूसरा, क्वाशियोरकर। इसमें क्या है, तो यह रोग भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यानी कि इस रोग में क्या होता है, रोगी संक्रमण से होने वाले रोग के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, इस कारण पेट तथा पैर फूल जाते हैं, त्वचा सूखकर पपड़ीदार हो जाता है, यकृत का क्षय हो जाता है, त्वचा में वर्णकों की कमी होने पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। यानी कि क्वाशियोरकर जो होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। मेरेस्मस जो होता है ये भी मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है कि जो रोगी होगा वो संक्रमणशील जो रोग होगा उसके प्रति असंवेदनशील हो जाता है, यानी कि बहुत सारे संक्रमण रोग उस पर आ सकते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन का कमी हो जाता है, पेट और पैर फूलने लगता है, त्वचा जो होता है वो सूख हो जाता है पूरा, और जो यकृत होता है वो भी सही तरीके से कार्य नहीं करता। इसके अलावा सफ़ेद या फिर चमड़े पर बहुत सारे छोटे छोटे वाइट दाग भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों रोग मुख्य रूप से हम लोग का प्रोटीन की कमी से ही होता है। तो इसके साथ हम लोग का प्रोटीन खत्म हो गया, अमीनो अम्ल खत्म हो जाएगा और वसा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यही है ना। यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का कि कार्बन के जल युक्त यौगिक क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। और कार्बन के जल युक्त यौगिक जिसमें क्या होगा, कार्बन होगा, जल में क्या होगा था H2O, तो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। रेशियो बात किया जाती है 1:2:1 के रेशियो में होगा, यानी कि कार्बन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यही सब मिलकर क्या बनता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि हम लोग जो भी खाते हैं जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब खाते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और यही कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पाचन होने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। जितना ग्लूकोज होता है वो हम लोग का शरीर में जितना आवश्यकता होता है वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी ग्लूकोज हम लोग का यकृत में स्टोर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है।
और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग खाना खाएं, उससे क्या मिला, ग्लूकोज मिला, लेकिन वो ग्लूकोज तुरंत शरीर को ऊर्जा दे देगा, ऐसा नहीं होता है। उस ग्लूकोज को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन आएगा, उस ग्लूकोज के साथ मिक्स होगा, यानी कि क्रिया करेगा, और उससे क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगा, परिणामस्वरूप हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे। तो वही होता है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रेशियो में मिलकर बना हुआ होता है। और हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग का जो भी खाना खाते हैं उससे क्या होता है, हम लोग को ग्लूकोज मिलता है, और वह ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर हम लोग के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूँ, चावल और बाजरा हो गया। अगर हम लोग बात करें कुल ऊर्जा का, तो शरीर का जो 60 से 80% ऊर्जा होता है वो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, और शरीर का 1% भाग जो होता है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट से ही निर्मित होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की बात करेंगे तो क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मान लीजिए एक घर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे दीवार होते हैं, बहुत सारी दीवार होती है, और दीवार जो होगा वो क्या होगा, बहुत सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ होगा। तो ये एक ईंट जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक दीवार का सबसे छोटा इकाई हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई जो होता है वो हम लोग का सैकेराइड होता है, सैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर एक सैकेराइड होगा, जिसको कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम शर्करा भी बोलते हैं, तो अगर एक सैकेराइड होगा यानी कि एक शर्करा के अणु होंगे, तो वहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। जहाँ पे एक शर्करा अणु होगा उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलेंगे। एग्जाम्पल ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा और गैलेक्टोज हो जाएगा। जहाँ पे एक से अधिक अणु होगा लेकिन 10 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि जहाँ पे सैकेराइड्स की संख्या जो होगी वो क्या होगा, हम लोग का शर्करा का जो संख्या होगा वो हम लोग का 1 से अधिक होगा लेकिन 10 से कम होगा, तो उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का मुख्य रूप से ओलिगोसैकेराइड या फिर उसको हम लोग डाइसैकेराइड बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग का क्या होगा, जो अणु होगा, शर्करा का जो अणु होगा वो हम लोग का 10 से कम होगा लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, जिसमें कि क्या हो जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, माल्टोज हो जाएगा और लैक्टोज हो जाएगा। और ये जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा और लैक्टोज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज है ये हम लोग का मुख्य रूप से जो गन्ना होता है इससे प्राप्त होता है। और ये जो फ्रक्टोज होता है ये हम लोग का सबसे मीठा सैकेराइड होता है। जितना भी सैकेराइड है उसमें सबसे मीठा सैकेराइड जो होगा वो हम लोग का फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में क्या हो जाएगा कि इसमें जो शर्करा के अणु होंगे वो 10 से अधिक होगा, तो ये होता है हम लोग का पॉलीसैकेराइड होता है। जहाँ पे बहुत सारे सैकेराइड होंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। डाइसैकेराइड, जहाँ पे जो शर्करा के अणु होंगे वो हम लोग का 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 10 से कम होगा, तो हम लोग का डाइसैकेराइड या फिर उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि पॉलीसैकेराइड में क्या हो, सेल्यूलोज हो जाएगा, जिससे हम लोग का क्या होता है, कोशिका भित्ति बनता है। ग्लाइकोजन, जंतु यकृत में हम लोग जो पढ़े अभी। काइटिन, जो कि आर्थ्रोपोडा जीव में हम लोग का मुख्य रूप से वहाँ के उसका कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग का पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। अब आता है कि भोजन में पाए जाने वाले कुछ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। कपास जो होता है 98% कपास जो होता है वो किसका होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। जिस पेज में हम लोग लिखते हैं जो कागज होता है वो भी किसका बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है। ये क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिल कर क्या होता है, सेल्यूलोज का निर्माण करता है। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी आदि के सेल्यूलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है। यानी कि जो पत्ता हो गया, ये सब घास फूस खाने से हम लोग अगर खा लेंगे तो हम लोग का पाचन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का जो पाचन तंत्र है वो उसकी तरह डिजाइन ही नहीं किया गया। तो जो जानवर होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, ये सब होता है, ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से सेल्यूलोज को पाचन कर पाते हैं। फिर आगे आता है हम लोग का शर्करा आता है। तो ये मीठा, क्रिस्टलीय, सफ़ेद, जल में घुलनशील पदार्थ होता है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में तथा शरीर के अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित रहती है, और यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब हम लोग खाना नहीं खाते, जब उपवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वापस क्या करता है, वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है और हम लोग को ऊर्जा देता है। फिर आता है स्टार्च, आता है हम लोग का स्टार्च। तो ये पादप कोशिकाओं का संग्रहित पदार्थ है। रासायनिक रूप से यह एमाइलेज एवं एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिसका अनुपात 1:4 के अनुपात में होता है। यानी कि हम लोग का जो सेल्यूलोज हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, हम लोग का मुख्य रूप से पादप में पाया जाएगा, और स्टार्च जो होगा वो भी पादप कोशिका में ही संग्रहित होगा। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत में आलू हो जाएगा, फल में केला, आम हो जाएगा, अनाज में बोलेंगे तो चावल, गेहूँ, मक्का हो जाएगा। अगर शर्करा का बात करेंगे तो शहद, गन्ना, चुकंदर, जेम, रोटी, दूध, ये सब हम लोग को शर्करा मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्क में मोटापा भी हो जाता है। कार्य की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मंड के रूप में क्या होता है, ये संचित ऊर्जा का कार्य करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम लोग को वसा से मिलता है। डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है और शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए इंजन का काम करता है और ये प्रोटीन का शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए भी सुरक्षित रखते हैं। तो यही था हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। तो आज के क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट देख चुके हैं, प्रोटीन देख चुके हैं, वसा देख चुके हैं। इतना 3 चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया, प्लस अमीनो अम्ल भी हम लोग का साथ ही साथ क्लियर हो गया है। अगला क्लास में हम लोग विटामिन को देखेंगे, इससे कमी से होने वाले रोग को देखेंगे, एंजाइम्स को देखेंगे और होगा तो हार्मोन्स को भी हम लोग खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।